BSSS Rhythm. BSSS Rhythm. BSSS Rhythm. हर इंसान एक जॉब पाना चाहता है टू अर्न मनी। लोग दिन रात ऑफिस और बिजनेसेस पे काम कर रहे हैं टू अर्न मनी। स्टूडेंट हो, एम्प्लॉय हो या बिजनेसमैन, everyone seeks a source of passive earning. And in today's podcast, we will know about how to let our money work and earn a passive income for us. So hello everyone, this is Tanisha. Welcomes you all on the BSS Rhythm YouTube channel. एंड आज का पॉडकास्ट आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि आज है हमारे साथ आयुष श्रीवास्तव सर. ही इज़ अ हाईली स्किल्ड टेक्निकल एनालिस्ट एंड ट्रेनर. He is director of Shavu Wealth Academy in Bhopal. He is dedicated towards spreading awareness about how to let our money work and earn income for us, and also that he helps his clients to grow financially. And most importantly, he is alumni of our BSSS. यहीं से इन्होंने अपना graduation complete किया है. So, hello sir. हेलो, Welcome on our Rhythm Studio. थैंक यू सो मच फॉर इनविटेशन. और मैं आपको इस बात का प्रोत्साहन देना चाहूँगा बीएसएस को कि एक बहुत ही टेक्निकल टॉपिक को आपने उठाया है. जनरली आम इंसान इस पे बात नहीं करना चाहता, लोग समझते हैं ये सट्टा है, पर जो दर्शक है वो ये जानते होंगे बिना सीखे तो चाय की दुकान भी सट्टा ही हो जाता है. यस सर. तो बहुत अच्छी बात है, आज चर्चा करते हैं, कुछ तो नया मिलेगा स्टूडेंट्स को. बिल्कुल सर. ओके, सो जैसे कि आज का हमारा पॉडकास्ट पूरा स्टॉक मार्केट पे बेस्ड होने वाला है. सो सबसे पहले ये बताना ज़रूरी है कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, जिस वजह से वो इसे गलत चीज़ों से जोड़ लेते हैं. तो सर, माई फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ दैट व्हाट स्टॉक मार्केट एग्जैक्टली इज़ एंड हाउ डज इट वर्क. देखिए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है. स्टॉक मार्केट में एक शब्द जुड़ा है, मार्केट. टेक्निकली ये मार्केट है जहाँ पे बायर भी हैं, सेलर भी हैं. वो एक ऐसी कंपनी का शेयर परचेस करते हैं, इक्विटी शेयर. कोई भी कंपनी में जब वो पैसा डिमांड करती है कंपनी चलाने के लिए, तो वो शेयर देती है लोगों को और उसके बदले पैसा लेती है. अब शेयर क्या हो गया? आपका मालिकाना अधिकार. आपके पास कोई कंपनी का इक्विटी शेयर है तो आपके पास उसका मालिकाना अधिकार है. अब मालिक के अधिकार क्या होते हैं? कंपनी कमाएगी तो पैसा मालिक में जाएगा खर्चा काटने के बाद, ठीक है. तो अगर मालिक के पास पैसा जा रहा है तो उसे हम बोलते हैं डिविडेंड. अब इस तरीके से हम अलग अलग सेक्टर्स की कंपनियां देखते हैं. भाई आईटी की कंपनी है टीसीएस, ऑटो सेक्टर की है टाटा, ठीक है. ऐसे अलग अलग कंपनी है, इंडस्ट्रीज़ में रिलायंस है. तो ऐसे अलग अलग सेक्टर्स की कंपनी है जिनके शेयर मार्केट में अवेलेबल है कि आप उस कंपनी में उस शेयर को बाय करें सस्ते रेट पे और मार्केट में जब वो महंगा हो जाए तो उसे बेच दें. तो यहाँ पे आप मुनाफा बुक करेंगे. ओके, सो बेसिकली इट्स अ प्लेस जहाँ पे पब्लिक इन्वेस्ट कर सकती है और प्रॉफिट कमा सकती है. अब प्रोसेस क्या हुआ? एक टर्म होता है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर. तो इनिशियल पब्लिक ऑफर ऐसा प्रोसेस जिससे कंपनी पब्लिक को अपना शेयर दे पाती है और उनसे पैसे ले पाती है. और उसके बाद आपका शेयर आ जाता है सेकेंडरी मार्केट में और उसके बाद लोग उसे बाय सेल करके डिमांड सप्लाई प्लस माइनस होती है जिससे उसके शेयर प्राइस फ्लक्चुएट होते हैं. तो ये एक बेसिक सी डेफिनेशन है स्टॉक मार्केट की. ओके, सो लेट्स मूव फर्दर. एंड ये कहा जाता है कि जब भी लोग अपने पैसे सेव करके रखते हैं बैंक में या कैश में जब जमा कर लेते हैं तो वो पैसा उस टाइम के लिए ब्लॉक हो जाता है. तो कहते हैं कि उसे इन्वेस्ट कर देना चाहिए स्टॉक मार्केट में सो दैट कंपनीज़ को भी फ़ायदा हो और इंडिविजुअल्स को भी. बट सर, स्टॉक मार्केट तो रिस्की होता ही है एंड हर कोई चाहता है कि उनकी सेविंग्स सेफ रहे. तो सर, कैसे कोई अपनी सेविंग्स स्टॉक मार्केट में लगा दे जो कि खुद ही अनसर्टेन है. सो माई क्वेश्चन इज टू यू इज़ दैट हाउ कैन वी डील विथ रिस्क इन दी स्टॉक मार्केट. देखिए, पूरे क्वेश्चन में दो वर्ड फिर पकड़ते हैं अपन. आपने एक शब्द बोला इन्वेस्टमेंट, दूसरा शब्द बोला आपने रिस्क. बस यहीं पे पूरी कहानी है, ठीक है. आपको जब आप अर्निंग कर रहे हो तो आपको इन्वेस्ट करना है, ये बहुत ज़रूरी है. पर ज़रूरी नहीं है कि पूरा पैसा इक्विटी में ही कर दो, क्योंकि आपने बोला कि इक्विटी रिस्की है, जो कि जेन्युइनली है, क्योंकि मार्केट डिमांड सप्लाई बाय सेल और बहुत सारे ग्लोबल इवेंट से इन्फ्लुएंस होता है. तो सपोज़ आपने कोई चीज़ खरीदी, रशिया यूक्रेन वॉर फिर से हो गया तो पूरा मार्केट गिर जाएगा, तो रिस्क हुआ.
तो सबसे पहले हमें ये देखना है हम इक्विटी में उतनी ही रिस्क बियर अप करें जितना हमारा प्रपोर्शन हमें अलाउ करता है, हमारी अर्निंग हमें अलाउ करती है। तो आपने अर्निंग की, कुछ आपने एसआईपी में लगा दिया, आपने जो ज़रूरी इंश्योरेंस है वो परचेस कर लिया, फिर आपने फ़ंड सेव किया कि 5%, 10%, 20% आपको रिस्क लेना है और आपको इक्विटी में आना है। ठीक है, आपने इक्विटी में उतना फ़ंड लगाया। अब अपन ये मान के चलें कि जितना फ़ंड हमने इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट किया है स्टॉक मार्केट में, ठीक है, वो रिस्की है। अब कोई चीज़ रिस्की है तो हम रिस्क को मैनेज करेंगे। पर हमारे भारत में या पूरे दुनिया में लोग ऐसा नहीं करते हैं। लोगों की जो फोकस रहता है ना वो प्रॉफिट पे रहती है कि कितना कमा लूँ। यस अगर लोगों ने रिस्क मैनेज करना सीख लिया कि मतलब मैंने 1000 रुपये के कोई शेयर खरीदा है, मैं 50 रुपये से ज़्यादा एक शेयर में नहीं खोऊंगा, क्योंकि देखो मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चलता, कभी नहीं चलता, हमें मार्केट के हिसाब से चलना पड़ता है। ठीक है, अगर हम मार्केट के हिसाब से चलेंगे तो हम मार्केट में आज ट्रेड करने उतरे तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि आज हम अगर मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो हम कितना गवा सकते हैं या हमारी पॉकेट कितना अलाउ कर रही है कि हम रिस्क लें। सपोज़ एक दिन की आपकी कैपेसिटी 2000 है, अब आप लॉस कर दो 10,000 का, तो ये बिल्कुल एथिकल नहीं है, ये ब्लंडर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट है। और नॉर्मली लोग यही करते हैं, उनको नहीं मालूम रहता कि कितना रिस्क लेना है और उनके लिए कितना रिस्क सही है। तो अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे काम करोगे, भाई आज 2000 ही गवाऊंगा या गवाऊंगी, इससे ज़्यादा रिस्क हुआ तो मैं मार्केट से बाहर। तो समय के साथ आपको अपने रिस्क छोटे करते जाना है और प्रॉफिट अपने आप बड़े होते जाएंगे। क्योंकि आपने जो शब्द बोला, पूरा स्टेटमेंट दिया, तो मैं उसके साथ एक स्टेटमेंट दूँ, लॉस इज़ अ गिफ्ट। आपको थोड़ा कठिन है पर एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट में रिस्क है और लॉस करने ही हम आए हैं। पर जिस समय ये एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमारा फोकस बड़े प्रॉफिट से ज़्यादा छोटे लॉस पे होगा। यस सर। आपने छोटा ही लॉस लिया रोज़ और बाहर हो गए, तो 10 में से अगर आप 7 दिन भी छोटे लॉस ले रहे हो और 3 दिन आपको बड़ा प्रॉफिट हो गया, सपोज 1:4 के प्रपोर्शन में काम कर रहे हैं, एक लॉस आएगा तो 4 रुपये मिलेगा, तो हम हमेशा प्रॉफिट में ही रहने वाले हैं। ओके हाँ, तो ऐसे मार्केट में लगाना है पर रिस्क को मैनेज करते चलना है। ओके, सो लिमिट करना है हमें अपने रिस्क को, अगर रिस्क उससे को लिमिट बचना करना है रेदर देन कि हम बड़े सपने देख के प्रॉफिट के लिए बैठे रहे। लोगों के प्रॉफिट आ जाते हैं पर वो बुक नहीं करते कि प्रॉफिट हो रहा है और जाएगा और जाएगा और जाएगा। लालच, ग्रीड, ये बहुत खतरनाक चीज़ है मार्केट में। अगर आप ग्रीड में आओगे आप डूबना तय है आपका। यस सर। और इसीलिए बहुत सारे लोग मार्केट में लॉस करते हैं। सर आपने एक टर्म यूज़ किया था एसआईपी, तो सर वो एसआईपी होता क्या है ये बता दीजिए। ठीक है, एसआईपी इन्वेस्टमेंट का एक पार्ट होता है जिसका फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कुछ भी हो सकता है। आप चाहो तो स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ले लो कि हर महीने आपको 2000 रुपये के शेयर खरीदना है, ये भी एसआईपी है। अब एक कंपनी होती है एएमसी कंपनी, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो ये एक ऐसी कंपनी होती है, जैसे एचडीएफसी बैंक है, उसने अपना एक एएमसी कंपनी खोल ली और उसमें क्या किया, अलग अलग लोगों से छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट लिया हर महीने। ठीक है, क्योंकि देखो आप और हम एक स्टूडेंट्स की लिमिट होती है। आप अभी चाह के भी एक 10-20 लाख रुपए 2-5 लाख रुपए नहीं लगा सकते। तो अगर हम हर कैटेगरी के पर्सन की बात करें तो 1-2 हज़ार 500 रुपये से एसआईपी शुरू है। आप 1500 तो आप भी लगा सकते हो, है ना, Yes. हर महीने। अब आपने क्या किया, जैसे एचडीएफसी की एएमसी में हर महीने 1000 रुपये डालना शुरू किया और आपके जैसे कई सारे हज़ारों लाखों इन्वेस्टर ने, कोई 1000 डाल रहा है, कोई 10,000 डाल रहा है, कोई 1 लाख रुपये डाल रहा है, तो इन सब का फंड एक जगह इकट्ठा हो गया जिसे हम बोलते हैं पूल ऑफ फंड। अब जो ग्लोबली या हमारे भारत में बहुत बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, जो एनालिसिस की कंपनियां रहती हैं, रिसर्च एनालिस्ट रहते हैं, वो अपनी एक्सपर्टाइज़ को यूज़ करते हैं और वो अपनी एक्सपर्टाइज से उस पूल ऑफ फंड में डिसीजन लेते हैं कि इसमें से 10% यहाँ इन्वेस्ट करना है, 10% गोल्ड में करना है, 50% स्टॉक मार्केट में करना है, 10% बॉन्ड में करना है एंड XYZ। तो उसमें क्या होता है ना कि हर जगह जब आपका फंड डाइवर्सिफाई हो जाता है तो आपको बड़ा सेफ रिटर्न मिलता है। एक जगह रिस्क है, एक जगह बिल्कुल फिक्स फंड है, फिक्स रिटर्न है। तो जब चीज़ें डाइवर्सिफाई हो जाती है इन्वेस्टमेंट में तो आपको रिस्क बहुत कम हो जाता है। और एसआईपी का एक बेनिफिट है, आज आपने 100 रुपये लगाए
उस पर आपको 10% रिटर्न मिला, कितना हो गया? 110। 110 हो गया। अगला जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 110 पे मिलेगा, तो ये 10% ऐड हुआ 121। तो इसे बोलते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट। और कंपाउंडिंग इफेक्ट में 3 से 5 साल में आपको बहुत बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है, मतलब मोर देन 30 to 40% आपका कंपाउंडिंग में रिटर्न बन जाता है। तो SIP बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इक्विटी में एक रिस्क लेना है, पर आपको मंथली सेविंग के लिए SIP करना है। सर SIP कहते हैं कि सेफ़ होता है, तो ये सेफ़ कैसे होता है कंपैरेटिवली इक्विटी? मैंने आपको एक जवाब दिया कि डाइवर्सिफिकेशन होता है, उसमें कोई एक जगह पूरा पैसा नहीं लगाया जाता। उसमें थोड़ा सा इक्विटी, थोड़ा सा डेब्ट, थोड़ा सा फिक्स डिपॉजिट, थोड़ा सा गोल्ड, अलग अलग जगह डाइवर्सिफाई किया जाता है। तो डाइवर्सिफाई किया जाता है इसलिए वो सेफ़ होता है। सेफ होता है। ओके। यही चीज़ आप अब स्टॉक मार्केट में पूछोगे कि सर स्टॉक मार्केट में, तो स्टॉक मार्केट में भी यही सजेशन रहता है, कोई एक सेक्टर की एक ही कंपनी में पूरा पैसा मत लगाओ, क्योंकि एक कंपनी है, उसको आपको खबर मिली कि यार बढ़ जाएगी, भाग जाएगी, आपने अपना पूरा 1-2 लाख रुपए उठाया और उसी कंपनी में डाल दिया। अब क्या हुआ? बढ़ेगा तो प्रॉफिट मिलेगा, पर हम अदर फेज ऑफ द थिंग ये समझे कि आपका अगर वो गिर गया तो आपका 100% रिस्क हो जाएगा। अब आपने उठाया अपना 1 लाख, ठीक है, उसको 4 भागों में बांट दिया। 25% फार्मा सेक्टर में डाल दिया, जैसे सिप्ला एक कंपनी है, 25% टाटा मोटर में डाल दिया, 25% पैसा SBI में डाल दिया, 25% पैसा रिलायंस में डाल दिया। अब मार्केट में कुछ भी हो जाए, क्या ये चारों सेक्टर इकट्ठे गिरेंगे? नो सर। नहीं ना। अगर चलो कोविड भी आ गया तो फार्मा तो बढ़ेगा ना। यस। फार्मा तो कोविड में कितना बढ़ा था? रशिया यूक्रेन की वॉर हुई थी तो क्रूड ऑयल महंगा हो गया था, पेट्रोलियम कंपनी के प्रॉफिट बढ़ गए थे, रिलायंस पेट्रोलियम में डील करता है। तो अगर कोई लड़ाई हो गई और ये ऐसी कुछ हो गया या कोविड जैसा सिनेरियो आ गया, तो आपके पूरे पोर्टफोलियो में 2 स्टॉक हैं, रिलायंस इंडस्ट्री और सिप्ला, ये दोनों बढ़ेंगे और बाकी दोनों स्टॉक गिर जाएंगे, तो चीज़ें बैलेंस हो गई। ऐसे आपका रिस्क हैज होता है कि सपोज आपको लॉस हो रहा है 10,000 का और प्रॉफिट हो रहा है 8,000 का, आपका नेट लॉस क्या रहा? 2,000। हाँ। तो ये 1 साइडेड लेने से तो बहुत अच्छा है। हाँ। इसे बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। ओके। सो सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि अगर कोई बिगनर चाहता है इन्वेस्ट करना है स्टॉक मार्केट में, तो स्टार्टिंग से उसका प्रोसीजर क्या होता है, एंड ये भी कि कौन से ऑनलाइन ऐसे ट्रस्टेड ऐप्स हैं जिन पर ट्रेडिंग की जा सकती है? ठीक है, तो ऐप से पहले आप मेरे को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बताओ, आपने स्टॉक मार्केट के बारे में क्या सुना है अभी तक? सर स्टॉक मार्केट में यही कि कंपनीज़ को अपने वर्किंग के लिए पैसे चाहिए होते हैं, तो वो शेयर्स बेचने के लिए पब्लिक को ऑफ़र करती है और पब्लिक उसमें इन्वेस्ट करती है, और जब प्रॉफिट होता है कंपनी को तो वो प्रॉफिट शेयर कर सब में बांट देती है अपने इन्वेस्टर्स, जिसको हम डिविडेंड बोलते हैं। यस सर। जो प्रॉफिट का पार्ट रहता है। हाँ सर। ठीक है, तो आपको अब बात यह आई कि कंपनी शेयर निकाल रही है, सबसे पहला सवाल कि उसको देखे कहाँ और ख़रीदे कहाँ। ठीक है, तो एक अकाउंट होता है जिसे हम डीमैट अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारा बैंक का सेविंग अकाउंट होता है, आप SBI में अकाउंट खोल रहे हो, एक्सिस में खोल रहे हो, कहीं भी सेविंग बैंक अकाउंट खोल रहे हो, उसका फंक्शन क्या रहता है? आप उसमें पैसा जमा करते हो, सेव करते हो, इकट्ठा करते हो, जब चाहिए यूज़ करते हो, और अगर पैसा रखा रहता है सेविंग में तो जो भी बैंक अपना परसेंटेज में ब्याज दे रही है वो आपको उस पर इंटरेस्ट देगी कि भैया 4%, 3% जो भी इंडिविजुअल बैंक दे रही है। ठीक है, पर उससे हम डायरेक्ट शेयर नहीं खरीद सकते। ठीक है, अब पहले के समय की अगर हम बात करें तो जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग होती थी वो पेपर फॉर्म में होती थी। यस सर। हाँ, आपने सुना होगा, आपने 1992 स्कैम देखी है हर्षद मेहता वाली? यस सर। उसमें ऐसा एक गोल रिंग होती थी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, लोग ऐसे ही नीले कोट पहन के, ऑल्दो मैं वो सोच के नहीं पहन के आया, ऐसे ही सेम कलर का नीले कोट पहनते थे और कागज पे एक दूसरे से पूछते थे, हाँ रिलायंस कितने का, कितने का, 1200 का रिलायंस, सर आप कितने पे खरीदना चाहते हो? बोला नहीं मैं 1100 में लेने चाहता। नहीं सर 1300 में बिकेगा। आप बोलो ठीक है 1300 में दे दो, और मैंने आपके नाम पे लिख दिया कि ये मैडम ने 1300 का रिलायंस के 100 शेयर खरीद लिए। अब आपने अपने पास उस शेयर को रखा, मतलब 2 इंटेंशन होते हैं, एक होते हैं कि आप आज थोड़ा सा 1300 पे खरीदो और 1320 में बेच दो, दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट पर्पस कि ये रिलायंस तो मुझे रखना है। अब आपने जहाँ 2 दिन से ज़्यादा रखा कोई भी शेयर, आप
आपके नाम पे वो बुक हो जाएगा, डीमेट में आ जाएगा। ओके। थोड़ा सा और क्लियर करूँ, 2 टाइप के अकाउंट होते हैं, ट्रेडिंग और डीमेट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट वो अकाउंट होता है जब आपका इंटेंशन होता है प्राइस पे प्लस माइनस में मैनिपुलेट करके उस पर प्रॉफिट कमाना। कोई चीज़ 100 में खरीदी और 105 में बेच दी, यहाँ आपका इंटेंशन ये नहीं था कि आप उसे रख के बैठो। दूसरा इंटेंशन होता है यार आज ये 100 की कंपनी है, आने वाले समय में ये 500 हो जाएगी, तो इसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो इसके लिए आपको डीमेट अकाउंट में वो शेयर लेना पड़ता है। ठीक है, अब आपने क्या किया कि भैया पहले क्या हुआ, आपके नाम पे लिखा गया रिलायंस के 100 शेयर इतने रेट पे, तो आपको एक पेपर मिलता था जिसे हम बोलते थे शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट मिला, अब वो आप संभाल के रखें। पर क्या केसेस आने लगे चीज़ों में कि शेयर सर्टिफिकेट गुम गया, कंपनी में आग लग गई, रिकॉर्ड जल गए, पूरा डेटा गायब हो गया, तो ये बहुत बड़ा पेन आ गया। भाई आपके नाम पे वो कागज़ में लिखा था, अब आपको उसके शेयर का पैसा कब मिलेगा, जब वो कागज़ दिखाओगे। कागज़ ही ख़राब हो गया, गुम गया, दिक्कत आएगी। यस सर। ये प्रॉब्लम जब आने लगी तो चीज़ों को इलेक्ट्रॉनिक मोड में किया गया कि अब जो आप शेयर खरीदोगे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बाय सेल करोगे, तो पेपर की चीज़ ख़त्म। यस। तो मतलब जो मटेरियल पे ट्रेड होती थी उसको डीमटेरियलाइज कर दिया गया। ओके, तो ये डीमैट अकाउंट डीमटेरियलाइजेशन ऑफ पेपर ट्रेडिंग इज डीमेट अकाउंट। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मोड में आ गया। ठीक है, अब आपने डीमेट अकाउंट खोल लिया, अब तो पूरी ट्रेडिंग अब डीमेट अकाउंट में हो रही है। तो जैसा सेविंग बैंक अकाउंट वैसा डीमेट अकाउंट। ठीक है, जैसा आप सेविंग में पैसा डालते हो वैसे ही आप डीमेट में पैसा डालोगे। ठीक है, अब उसमें स्पेशल क्या है, स्पेशल उसमें आपको ये अथॉरिटी मिल रही है कि डीमेट में जो पैसा डाला है उससे आप शेयर्स को खरीद और बेच सकते हो। यस सर। तो फिर सर ऐप्स कौन से हैं इसके लिए? देखिए बहुत मल्टीपल ऐप्स हैं, पर्टिकुलर अच्छे बुरे की तो बात नहीं करूँगा। अब आप रेफरेंस के लिए नाम बोल रहे हो, जैसे ज़ीरोदा है, ठीक है, एंजल ब्रोकिंग है, काइट है, एसएमसी ग्लोबल है, तो मोतीलाल ओसवाल है, शेयर खान है। तो ये अलग अलग ब्रोकिंग कंपनी होती हैं जो एक्सचेंज की मेंबर होती हैं, एनएसई बीएसई। और ये कौन रेगुलेट करता है, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, जैसे बैंकों के लिए आरबीआई रहता है, आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आप गॉड फादर ऑफ बैंक्स। यस सर। बैंक में कुछ भी होगा आरबीआई की परमिशन ली जाएगी। वैसे ही स्टॉक मार्केट में कुछ भी होता है, डीमेट कैसे चलना है, क्या प्लस माइनस हो रहा है, सारी चीज़ों में जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इनसे परमिशन लेके इनके सारे नॉर्म्स फॉलो करके ब्रोकिंग कंपनियां खुलती हैं, जो मैंने नाम लिया अभी। ओके, तो इसलिए ये सेफ भी होंगे क्योंकि सेफ भी है। अब आपने ब्रोकिंग कंपनियां है, अब वो प्लेटफॉर्म दे रही है जिसे हम बोल रहे हैं डीमेट अकाउंट। ठीक है, तो डीमेट अकाउंट आपने कोई भी ब्रोकिंग का खोल लो, आप ज़ीरोदा का खोल लो, एसएमसी का खोल लो, मोतीलाल का खोल लो। ठीक है, आपका अकाउंट आ गया। ब्रोकिंग आपको रेगुलेशन प्रोवाइड कर रही है, वो आपको मार्जिन्स दे रही है, आप उसके थ्रू शेयर परचेस कर सकते हो। ओके। हाँ, तो सर जैसे कोई इन्वेस्ट करना चाह रहा है किसी कंपनी में, तो क्या चीज़ें एक इंडिविजुअल को ऑब्जर्व करनी चाहिए जिससे वो ये पता कर सके कि उसे प्रॉफिट होगा या लॉस? कुछ लोग पोर्टफोलियो देख के भी अजम्पशंस लगाते हैं, तो क्या ये ऐसे किया जा सकता है? पोर्टफोलियो किसका? यही कि शेयर्स पिछला ग्राफ देख कर के शेयर्स कितने रेट में रहे हैं, कितना गिरा है, कितना बढ़ा है, तो कैसे पता लगा सकते हैं कि कंपनी प्रॉफिट देगी या लॉस? देखिए 2 टाइप के एनालिसिस होते हैं। ठीक है, एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस जिसमें आप कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हो कि पिछले कई सालों से एसेट्स बढ़ रहे हैं कि नहीं, सेल्स बढ़ रही है कि नहीं, प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस पूरे आप देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि जो उनके शेयर होल्डर है उनको पैसा मिल रहा है कि नहीं सही से। तो ये तो आपने फंडामेंटल में आपने रेशियो एनालिसिस कर लिया, करेंट रेशियो देख लिया, पी रेशियो देख लिया, ये हो गया फंडामेंटल। दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस में हम क्या क्या कवर करते हैं, पूरी चार्ट रीडिंग कि कितने साल में किस साल में कौन से दिन जिस शेयर का प्राइस क्या था। अब जब वो प्राइस फ्लक्चुएट होता है तो वो कुछ ना कुछ पैटर्न बनाता है, एक उसका तरीका रहता है चलने का, प्लस जा रहा है माइनस जा रहा है। तो हिस्टोरिकली डेटा को देख के उन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किया गया कि यार जब ऐसा डबल बॉटम बन रहा है, डब्लू पैटर्न बन रहा है,
एम पैटर्न बन रहा है, तब ये क्या मूवमेंट दे रहा है? एक पैटर्न होता है हेड एंड शोल्डर, ये हमारा शोल्डर, हेड, फिर शोल्डर, ये एक पैटर्न होता है। तो जब जब ऐसा पैटर्न फॉर्म किया है तो इसने क्या मोमेंटम दिया? तो ये हिस्टोरिकली सालों साल से इस चीज़ को एनालाइज किया गया कि जब जब ऐसा कुछ दिखेगा पैटर्न फॉर्मेशन, तब तब क्या मूवमेंट आना है। तो वो हम चार्ट पे उसकी एक पूरी स्टडी होती है टेक्निकल एनालिसिस की, जिसके थ्रू हम हिस्टोरिकल एनालिसिस देख के आइडेंटिफाई करते हैं कि यार ये सही जा रहा है कि नहीं, ये आगे गिरेगा कि बढ़ेगा। और चार्ट सब कुछ बताता है, अच्छा, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है और क्या होगा। मतलब भले ही अभी बढ़ रहा होगा पर आपका चार्ट बता देगा कि ये गिरने वाला है। अच्छा, तो ये टेक्निकल एनालिसिस से पता किया जा सकता है कि आगे क्या होने वाला है, एजम्पशंस एस्टिमेशंस लगाए जा सकते हैं, सब कुछ। ओके। तो सर जैसे आजकल लोग ऑप्शनल ट्रेडिंग ज़्यादा कर रहे हैं और उसी को प्रेफर कर रहे हैं, जबकि उसमें रिस्क ज़्यादा होता है। तो सर उसका रीज़न क्या है, क्यों लोग उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं जबकि उसमें रिस्क तो ज़्यादा ही है? बहुत सस्ता मिलता है और हमारे यहाँ क्या होता है ना, सस्ती चीज़ों को बड़ा अच्छा समझा जाता है। यस मतलब आप 20 रुपए के 1 किलो टमाटर दो तो बहुत ताज़े हैं, और 10 रुपए के सड़े टमाटर दो 1 किलो, लोग 10 रुपए के सड़े टमाटर खरीदेंगे ये सोच के कि गले गले में छाट लूँगा और अच्छे जो बचेंगे वो मेरे को पूर्ति कर देंगे, क्योंकि 20 रुपए में तो मैं 2 किलो ले लूँगा। 2 किलो में 1 किलो भी सड़े मिल गए तो भी मेरे को सेम रेट पड़ा। पर उसका जो सेटिस्फेक्शन आएगा ना, वो सड़े खरीदने में आएगा 10 रुपये। तो कोई भी चीज़ सस्ती कभी अच्छी नहीं होती, ठीक है। हर चीज़ अपनी एक्चुअल वैल्यू पे ही अच्छी मिलती है। अब जैसे मैं आपको बोलूँ कि 1 लाख में मैं आपको BMW गाड़ी दिलवा रहा हूँ, खरीदोगे? बिल्कुल सर। अच्छा, 1 लाख की BMW चलेगी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। वो 1 लाख की क्यों खरीदेंगे? सिर्फ ढांचा मिलेगा आपको। तो बैठ के फ़ोटो खिंचाने के लिए अच्छी रहेगी, सेल्फी लेने के लिए और कोई काम नहीं आने वाली। तो यही चीज़ है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या हुआ, देखो ऑप्शन की शुरुआत, आपको मैंने इक्विटी, अपन ने बात की सभी लोगों से कि इक्विटी क्या होता है, ओनरशिप होती है, आप कंपनी का शेयर खरीदते हो, टेक्निकली आप कंपनी के ओनर बन जाते हो। आप ओनर हो तो आपको प्रॉफिट दिया जाएगा जिसको हम डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि बहुत सारे मार्केट में स्पेक्यूलेटर आ गए, बोला हमें घर लेके नहीं जाना स्टॉक, हमें तो ये प्राइस मैनिपुलेशन है ना, इसमें प्रॉफिट कमाना है। तो हम अगर रिलायंस का 2500 का शेयर है, ठीक है, तो 250 क्वांटिटी तकरीबन 6,75,000 के आसपास आएगी। बोला हमें नहीं करना, इतना हमें घर तो लेके जाना नहीं है। तो आप हमें एक काम करो, हमसे कॉन्ट्रैक्ट करो कि ये 250 क्वांटिटी आप हमें 1.25 लाख में दे दोगे। जो जितनी 250 क्वांटिटी आपको 6.5 लाख में मिल रही थी वो आपको 1.25 में मिल गई। पर कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन क्या है, 2 पार्टी होना चाहिए, ठीक है, पर्टिकुलर प्राइस होना चाहिए, पर्टिकुलर डेट होना चाहिए, सारी चीज़ होना चाहिए। तो उन्होंने क्या एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया, बोला ये इंसान को घर लेके नहीं जाना है, सालों साल नहीं रखना है रिलायंस को, इसको बस 1 महीने के अंदर प्राइस वॉलेटाइल के कारण प्रॉफिट कमाना है कि 2500 पे खरीदेगा, 2550 2600 पे बेच देगा, ठीक। अब आपको मालूम है आपको 1-2 हफ्ते में बेचना है, तो आपको जो प्रॉफिट 6.5 लाख लगा के मिल रहा है, आप उधर पैसा लगाओगे कि वही प्रॉफिट अगर 1.25 लाख लगा के मिल रहा है तो वो लोगे? सर जिसमें कम पैसे लग रहे हैं, कम पैसे लगे प्रॉफिट सेम है। मैं बोल रहा हूँ प्रॉफिट बिल्कुल सेम मिल रहा है, हाँ सर, ठीक है, 1.25 लाख लगा के लोगे। तो क्या हुआ कि इन चीज़ का इन्वेंशन हुआ कि भैया 2 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट बना दिए, एक बना दिया फ्यूचर, एक बना दिया ऑप्शन। तो फ्यूचर का तो हमें समझ में आया कि आपने बड़ी क्वांटिटी का सब्स्टिट्यूट कर दिया। ऑप्शन का जो इन्वेंशन हुआ था, ऑप्शन का इन्वेंशन हुआ था एज अ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या होता है, आपने लाइफ लिया, हेल्थ लिया, चलो आपने कोई XYZ अपन ले लेते हैं एग्जांपल में, किसी मिस्टर एक्स ने हेल्थ इंश्योरेंस लिया कि मेरे को कुछ भी बीमारी होगी, मेरा एक्सीडेंट होगा तो ये कंपनी उसका पैसा देगी, ठीक है। तो क्या वो आदमी ऐसा करेगा कि हेल्थ इंश्योरेंस लेते ही जाके बिल्डिंग से कूद गया, मेरा तो हेल्थ इंश्योरेंस है? सर नहीं। लाइफ इंश्योरेंस लेने वाला बोला मेरी फैमिली को 1 करोड़ मिलेंगे, खुद को शूट कर लिया, ऐसा करेगा? नहीं करेगा। हर इंसान जो इंश्योरेंस लेता है वो ये मान के लेता है इसका पैसा तो गया, है ना, और भगवान करे कि इसका पैसा मेरे को यूज़ नहीं करना पड़े। मतलब ये वही बात हो गई कि आपने कार इंश्योरेंस लिया, हथौड़ा उठाया और कार पे दे मारा, करोगे आप अपनी नई कार के साथ ऐसा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन का इन्वेंशन क्या था, रिस्क हेजिंग के लिए।
आपने 250 इक्विटी शेयर ले लिया, 200-250 इक्विटी शेयर ले लिए, सेम क्वांटिटी का एक ऑप्शन अपोजिट डायरेक्शन का ले लिया। अच्छा, इससे पहले मैं एक बात पूछूं, आपको ये मालूम है शॉर्ट सेलिंग क्या होती है? नो सर। मार्केट में कमाने के 2 तरीके, हम्म। एक बाइंग, चीज़ों को सस्ते में खरीदना, और महंगे में बेचना। अपन ने क्या बोला था, स्टॉक मार्केट बिजनेस है। हाँ। तो बिजनेस की भाषा में बात करें अपन, हाँ। सस्ते में खरीदा, महंगे में बेच दिया। हम्म। पर ये तो मार्केट है, यहाँ तो चारों तरफ लोगों को कमाना है। हाँ। तो शॉर्ट सेलिंग क्या हुआ, आपने पहले महंगे पे कोई चीज़ बेच दी और फिर सस्ते में खरीद ली। ओके। आपने 1000 पे कोई चीज़ बेच दी हाँ। और 800 में वापस खरीद ली, कितना फ़ायदा हो गया? 200। 200। हम्म। ठीक है। तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है ना, एक मार्जिन बेनिफिट देते हैं कि आपने ब्रोकर की बात करी थी अपन ने, हाँ। आपने सपोज एसएमसी ब्रोकर के साथ डीमेट खुलवा लिया, हाँ। ठीक है। अब आपने उस क्योंकि आपका पैन कार्ड भी उसके पास है, आपकी ट्रस्टेबिलिटी है, सारी चीज़ें, आपने उससे एक सौदा किया ब्रोकर से कि सर ये मेरी तरफ से अभी 2500 पे रिलायंस को बेच दो, आपको मालूम है गिरने वाला है। ये रियलिस्टिक बातें करें, अभी 2999 का हाई बनाया, ठीक है। आपने बोला ये 3000 पे मेरे तरफ से रिलायंस की 100 क्वांटिटी बेच दो, और जैसे ही ये 2800 आ जाएगा मेरी तरफ से वापस खरीद लेना। अब ब्रोकर बोलेगा अगर ये 3000 का 3100 हो गया तो ये लॉस तो उसका ही होगा, उसने आपके कहने पे बेच दिया। पर 3100 हो गया तो उसका लॉस। तो वो थोड़ा सा पैसा मार्जिन के नाम पे आपके से रखवा लेगा कि आप एक काम करो, ये 100 रुपये का लॉस होना है, इसके बराबर मेरे को 10-15 हज़ार रुपये रखवा दो, ठीक है। आपने उसके बाद मार्जिन रखवा दिया और आपने शॉर्ट सेल कर दिया, ऑर्डर लगा दिया। अब वो जितना नीचे जाएगा, महंगे पे आपने पहले बेच दिया, जितना नीचे जाएगा और जितना नीचे खरीदोगे उतना प्रॉफिट। अब क्या समझ में आया, मार्केट में दोनों डायरेक्शन में कमाया जा सकता है। हाँ। बाइंग में भी कमाया जा सकता है और सेलिंग में भी कमाया जा सकता है। तो क्या समझ में आया कि आप अगर रिस्क मैनेज करो तो अपसाइड भी प्रॉफिट और डाउन साइड भी प्रॉफिट। तो घबराने की बात खत्म। हाँ। मार्केट गिर रहा है, घबराना ही नहीं है, डाउन साइड भी कमा सकते हैं। हाँ। अभी कोविड के सिनेरियो में कंटिन्यूसली ब्लड बाथ हुआ था। हाँ। रोज इतनी लंबी लंबी बिल्कुल रेड कैंडल बनती थी, मार्केट रोज गिर रहा था, रोज गिर रहा था। हम लोग बस इतना काम करते थे कि हम शॉर्ट सेलिंग करके सुबह से 3:30 तक छोड़ देते थे, मालूम है गिरना ही है। तो एक एक अकाउंट में कभी लाख रुपए प्रॉफिट, 20-30-35 हज़ार रुपये प्रॉफिट, 50,000 रुपये। तो जितना उसकी कैपेसिटी थी उससे 10 गुना प्रॉफिट आया। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन में चल रहा है मार्केट। तो मतलब अगर अप साइड जाए तो भी कमाओगे, हाँ। डाउन साइड जाए तो भी कमाओगे। तो डर खत्म। भाई आपने प्लान भी बना लिया, होमवर्क कर लिया। हाँ। अप साइड जाएगा तो ये ट्रेड करूंगी, डाउन साइड जाएगा तो ये। तो अगर मार्केट प्लान ए का स्टॉप लॉस आया तो प्लान बी चलेगा। मार्केट अगर ऊपर नहीं जा रहा तो नीचे जाएगा, और कहीं तो जाएगा नहीं, है ना। ऊपर नहीं जा रहा तो नीचे जाएगा। आपका ऊपर का ट्रेड फेल हो, आप नीचे का ले लो, है ना। तो ये दोनों तरफ आपको पैसा कमाई हो रही है। अब अपन जब से बात कर रहे हैं फ्यूचर में, स्टॉक्स में लाख सवा लाख की, एक स्टूडेंट की कैपेसिटी ये नहीं होती है। यस सर। है ना। अब अपन आते हैं ऑप्शन पे। हाँ। ऑप्शन में जब आप अपसाइड के ट्रेड लेते हो, मतलब सस्ते पे खरीद के महंगे पे बेचने का, कोई चीज़ नीचे खुली और ऊपर बंद हुई, हाँ। तो उसे बोलते हैं बुलिश मोमेंटम, बुलिश मार्केट। सर ये स्पेक्युलेटर होता है ना स्टॉक मार्केट का एक। कौन? बुल। नहीं, बुल कोई स्पेक्युलेटर नहीं बुल होता। एंड बेयर। हाँ, बुल एंड बियर इट इज़ अ टाइप ऑफ मार्केट। ओके, तो सर बुल एंड बियर होता क्या है? आपने बुल की अगर अटैकिंग स्टाइल देखी हो तो बुल ऐसे सींग रहते हैं, हाँ। नीचे झुकता है और चीज़ों को पसींग में फंसा के उछाल देता है। हाँ। तो मतलब क्या हुआ, जो चीज़ नीचे गिर रही थी बुल ने उसको सींग पे फंसाया और उछाल दिया। तो जब गिरता हुआ मार्केट उछल जाता है और मार्केट ऊपर जाता जाता है तो कहते हैं कि बुल ने अटैक किया, तो ये बुल रन चल रहा है, मार्केट अप एंड अप जा रहा है। और बियर कैसे अटैक करता है, ऐसे आएगा, जो चीज़ ऊपर जा रही होगी उसको ऐसे करके नीचे मारेगा। ठीक है। तो ये कहा जाता है जो मार्केट ऊपर गिर रहा था, बियर आए और उन्होंने मार्केट को गिरा दिया। तो अब अगर अपसाइड की बात करें तो बुल मार्केट, डाउन साइड के ट्रेड की बात करें तो बियर मार्केट।
अगर आप अपसाइड ट्रेड लेना चाहते हो, अभी हम फ्यूचर ऑप्शन की बात कर रहे थे, तो फ्यूचर हमने बात की, तो आपने ऑप्शन में क्या करोगे, अपसाइड का ट्रेड लोगे तो कॉल बाय करोगे। अब ये कॉल क्या होते हैं ना, 2-4 हज़ार 5-6 हज़ार में भी आ जाते हैं, और अगर आप डाउन साइड का ट्रेड लोगे तो आप पुट का ट्रेड लोगे, तो ये सस्ते होते हैं, पर इनका इन्वेंशन क्यों हुआ था, इंश्योरेंस के लिए, इसीलिए रिस्की होते हैं। तो इनकी जो टेंडेंसी रहती है वो होती है ज़ीरो होने की। अब जब आप लर्निंग अच्छी करोगे कैसे इनको यूज़ करना है, तो आप इनसे अच्छा पैसा बना पाओगे, नहीं तो रिस्की है फिर तो। ओके, तो ये सब तो वो क्वेश्चंस थे जो हम सभी के दिमाग में कभी ना कभी तो आते ही हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, स्पेशली तब जब हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सोचते हैं। सो सर, वुड यू लाइक टू गिव एनी मैसेज टू आवर व्यूअर्स इन द एंड? ठीक है, हालांकि टाइम कम था तो बहुत सारी बातें नहीं हो सकती, पर एक मैसेज यही रहेगा, मैं आप सबके मिथ क्लियर कर दूं कि मार्केट अगर सीखा जाए तो बिल्कुल सट्टा नहीं है, और हर कोई सीख सकता है। आप अगर स्कूल में हो या आप 70 ईयर्स एंड अबव हो, तो ये सभी सीख सकते हैं, और अगर सीख के करेंगे तो बहुत अच्छा काम होगा। बिल्कुल, और मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर हम कि स्टॉक मार्केट में बेसिक नॉलेज या बिना नॉलेज के इन्वेस्ट करते हैं तो प्रॉफिट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। वहीं अगर हमारे पास एडवांस लेवल का नॉलेज है तो हम ज़्यादा अर्न कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग हियर एंड स्पेंडिंग योर प्रेशियस टाइम विद अस। बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कन्वर्सेशन रही आपके साथ, एंड आई होप हमारे व्यूअर्स को भी ये पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल। विल मीट नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। BSS Rhythm.